बच्चों, पिछली क्लास में जो मैंने आपको आर्टिकल कराया था उसका नाम था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, जबकि उसकी प्लेटों के बीच वायु या निर्वात है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा है। आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखने का मतलब ये है कि प्लेट्स के बीच में हमें एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी को रख देना है, जो कि पूरी तरह से प्लेट्स को ना कवर करती हो। फिर हम उस कंडीशन पे भी विचार करेंगे जिसमें कि परावैद्युत पट्टी को पूरे ही संधारित्र के बीच में रख दिया जाए। तो शुरुआत में हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि मान लिया हमारे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यानी समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसकी एक प्लेट X है, दूसरी प्लेट जो है वो Y है। दोनों प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से D डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। ये डिस्टेंस स्मॉल d यहाँ पे मेंशन कर रखी है। ये प्लेट जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होगी, ये जो है निगेटिवली चार्ज होगी। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आया होगा वो अर्थ कर दिया गया है, यानी अर्थ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स से जो है वो उदासीन हो गया है। अब प्लेट्स के बीच में जो हमने परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी है उसकी जो मोटाई है वो स्मॉल t है, यानी प्लेट्स के बीच की दूरी जो है वो तो है d, और जो परावैद्युत पट्टी है उसकी मोटाई जो है वो है हमारे पास स्मॉल t। तब देखिए यहाँ पे दो केस जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें वायु या निर्वात है, और इतना पार्ट जो है वो परावैद्युत पट्टी का है। तो पहले तो हम निकालें कि वायु में वैद्युत क्षेत्र जो है वो कितना है। वायु में वैद्युत क्षेत्र को हमने यहाँ पे E0 से डिनोट कर दिया है, और E0 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ये वैल्यू हो गई। अब परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र कितना है उसे हमने कैपिटल E से डिनोट किया है, तो कैपिटल E इज इक्वल टू Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ पे K जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू वायु या निर्वात के लिए यहाँ पे 1 है, जबकि परावैद्युत पट्टी के लिए इसका मान हमने K कंसीडर किया है। अब जो कैपिटल V की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। कैपिटल V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है, मगर यहाँ पे हमें इन एयर या वैक्यूम और इन डाइलेक्ट्रिक दोनों का सम करना है, तो V इज इक्वल टू E0। E0 जो था वो वायु में वैद्युत क्षेत्र था। अब वायु में वैद्युत क्षेत्र में जो डिस्टेंस हमें कंसीडर करनी है, दोनों प्लेट्स की डिस्टेंस जो है वो स्मॉल d है, उसमें से हम स्मॉल t को माइनस कर दें तो इतनी जगह पे प्लेट्स के बीच में वायु या निर्वात है। तो इसका मतलब E0 d माइनस टी प्लस E इंटू टी, यानी जितनी दूरी में जो है वो परावैद्युत पट्टी है, यानी परावैद्युत पट्टी की मोटाई से उसे क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। E0 की और E की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A को कॉमन कंसीडर किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A, इस इक्वेशन में क्या रख दिए, खाली हमने E0 की वैल्यू पुट कर दी है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A, और यहाँ पे देखिए E इज इक्वल टू Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A को यहाँ पुट कर दिया है। अब यहाँ से हमने कॉमन कंसीडर कर लिया है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A। बाकी पार्ट जो बच रहा है वो D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ये हमारे पास जब V की वैल्यू आ गई, यानी विभव का मान आ गया हमारे पास, तो इससे हम संधारित्र की धारिता यानी कैपेसिटर की कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। Q को हमने एज सच रहने दिया, V की वैल्यू को पुट किया
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्यू से क्यू जो है वो कैंसिल हो रहा है, तो जो सी की वैल्यू है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डिनोमिनेटर में जो पार्ट बच रहा है वो डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के बच रहा है। तो ये ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है हमारे पास जिसकी प्लेटों के बीच आंशिक यानी पार्टली या पार्शियली जो है वो हमने परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। अब इसमें हम डिफरेंट केस कंसीडर कर सकते हैं। डिफरेंट केस कंसीडर करने का मतलब है कि अगर जो है टी की वैल्यू डी के इक्वल हो जाए, यानी मैंने जो शुरू में बताया था कि हम पूरी प्लेट्स के बीच में भी परावैद्युत पदार्थ को रखेंगे, तो अगर T इज इक्वल टू डी हो जाए उस कंडीशन में क्या होगा, देखो T इज इक्वल टू डी रख दें तो यहाँ से D और D कैंसिल हो गए, यहाँ पे D आया, इसका मतलब K को हम न्यूमरेटर में कंसीडर कर सकते हैं। तो C की वैल्यू जो होगी वो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी होगी। तो ये ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र हुआ जिसमें कि पूरी प्लेट्स में यानी पूरी स्पेस में जो है वो हमने परावैद्युत पदार्थ रख दिया है। दूसरी बात, अगर हम T इज इक्वल टू जीरो कंसिडर कर लें, यानी हमने कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा है, प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम है, तो T इज इक्वल टू अगर हम जीरो कर दें तो यहाँ पे भी T इज इक्वल टू जीरो कर दिया और यहाँ पे भी हमने T इज इक्वल टू जीरो कर दिया, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्या आ गया है, डी आ गया है, क्योंकि K की वैल्यू क्या हो गई है, यहाँ पे 1 हो गई है। और अगर हम K इज इक्वल टू इनफाइनाइट कंसिडर कर लें, यानी अगर हम प्लेट्स के बीच में कोई मेटेलिक पार्ट रख दें तो K की वैल्यू जो है उस कंडीशन में इनफाइनाइट होगी, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी। यहाँ पे रख दें अगर वैल्यू C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के में अगर K इज इक्वल टू इनफाइनाइट रख देंगे तो ये वाला पार्ट जो है वो जीरो हो जा रहा है, बाकी पार्ट जो है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी। तो इतने केसेस हैं। एक केस और जनरेट हो सकता है कि अगर हम विभिन्न मोटाइयों की पट्टियां रख दें तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी, ये अब आप लोगों को कैलकुलेट करना है। दोबारा सुन लें इस बात को कि अगर हम यहाँ पे T1, T2, T3, T4 चार पट्टियां रख लें तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी, उसे आप यहाँ पे कैलकुलेट करके इस इक्वेशन की हेल्प से मुझे व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करेंगे कि ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गोलीय संधारित्र की धारिता। अभी तक जो हमने संधारित्र पढ़ा वो था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी एक प्लेट ये है एक प्लेट ये है, इन प्लेट्स को हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर किया। मगर अब कैपेसिटर की शेप जो है वो चेंज की जा रही है, अब यहाँ पे इसे स्फेरिकल शेप में कंसीडर किया जा रहा है, यानी गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए हमें सूत्र की स्थापना करनी है। तो पहले तो बनाएंगे कैसे किसी गोलीय संधारित्र को, उन्हीं कंडीशंस को फॉलो करते हुए कि एक प्लेट के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाए और दूसरी प्लेट्स के बीच में निगेटिव चार्ज आ जाए और दोनों प्लेट जो हैं वो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे हो जाएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए एक हमने बड़े हॉलो स्फीयर के अंदर या स्फेरिकल शेल के अंदर एक दूसरे स्फीयर को यानी छोटे स्फीयर को जो है वो एक वायर के थ्रू जो है वो हैंग कर रखा है। ये स्फीयर छोटा वाला स्फीयर जो है वो इस स्फीयर को कहीं भी टच नहीं कर रहा है। टच नहीं कर रहा है, इसके लिए हमने यहाँ पे एक इंसुलेटर पार्ट भी लगा दिया है, जिससे कि ऐसा ना हो यहाँ पे जो होल होगा उस पर कोई इंसुलेटर पार्ट लगा दिया जाएगा। ये जो इंटरनल स्फीयर है इसकी रेडियस जो है वो स्मॉल a है और ये जो आउटर स्फीयर है इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल b है। हमने क्या किया, किसी मशीन के थ्रू जो है उस अंदर वाले स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज दिया, तो इसकी सरफेस के ऊपर जो चार्ज जो है वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जो प्रेरण की वजह से यहाँ पे जो चार्ज है वो नेगेटिव हो गया, मगर इस बड़े वाले स्फीयर के बाहरी सरफेस पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव हो जाएगा, मगर चूंकि हमने उसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया है तो अर्थ से आने वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उस चार्ज को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तो ये सेम कंडीशंस हमारे पास हो गई कि इस प्लेट पे हमारे पास एक तरह से पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ऐसे संधारित्र की धारिता अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे, देखिए
एक को हमने स्फीयर ए कंसीडर कर रखा है और एक को स्फीयर हमने बी कंसीडर किया हुआ है। तो स्फीयर ए पर अपने ही चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है उसे हमने V1 कंसीडर किया है, यानी इंटरनल स्फीयर की जो स्मॉल स्फीयर है जिसकी रेडियस स्मॉल ए है उसकी बात चल रही है। V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन ए वैल्यू हो गई। अब स्फीयर ए पर स्फीयर बी के चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है उसे V2 से डिनोट कर दिया है। तो V2 इज इक्वल टू निगेटिव चार्ज है तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन बी हो गया। अब ए पर जो रिजल्टेंट पोटेंशियल है यानी परिणामी विभव है वो कितना है, V इज इक्वल टू हो गया हमारे पास V1 प्लस V2। अब V की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इस V1 और V2 की वैल्यूज को इस इक्वेशन में हम क्या कर दें, पुट कर दें। तो V की वैल्यू जो है पुट करने के बाद यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q दोनों पार्ट्स कॉमन है तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को हमने कॉमन कंसीडर किया। बाकी फिर ये हमारे पास पार्ट हुआ 1/a माइनस 1/b कॉमन कंसीडर करने के बाद उसका एलसीएम लिया हमने। एलसीएम लेने के बाद वो स्टेप आ गई है V इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के b माइनस a अपॉन ए बी। अब जब ये हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू हो गई तो सीधा सीधा हम कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी धारिता को कैलकुलेट कर सकते हैं C इज इक्वल टू Q अपॉन V के फॉर्मूले से। तो C इज इक्वल टू Q को ऐसे रहने दिया, V की वैल्यू को रखा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के b माइनस a अपॉन ए बी। Q एंड QR कैंसिल्स आउट, देन C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी अपॉन बी माइनस ए। ये तब कैपेसिटी का फॉर्मूला है जबकि प्लेट्स के बीच में हमने के डाइलेक्ट्रिक मीडियम को कंसीडर किया हुआ है। अगर प्लेट्स के बीच में वायु या निर्वात है तो के की वैल्यू को हम 1 रखेंगे। उस कंडीशन में हम धारिता को सी न कह के सी नॉट कह देंगे और सी नॉट की जो वैल्यू होगी वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए हो जाएगी। तो इस तरह से हम गोलीय संधारित्र की धारिता का मान कैलकुलेट कर सकते हैं विथ डाइलेक्ट्रिक एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो आज के जो हमारे दोनों आर्टिकल्स हैं जिसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी हमने कैलकुलेट की जबकि उसकी प्लेट्स के बीच में हमने आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है और उसके बाद उन कंडीशंस को भी डिस्कस किया है कि अगर ऐसा हो जाए कि दोनों प्लेट्स के बीच में पूरे पार्ट के अंदर जो है वो परावैद्युत पदार्थ आ जाए या फिर हम प्लेट्स को वहाँ से रिमूव कर दें या प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम कंसीडर कर लें तो कैपेसिटी किस हिसाब से चेंज होगी। और एक हमने पढ़ा कि अगर हम कैपेसिटर की साइज को या शेप को चेंज कर दें यानी उसे स्फेरिकल फॉर्म में ले लें तब हम कैपेसिटर की कैपेसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों आर्टिकल्स को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को मेरे साथ डिस्कस करना है। थैंक यू।